हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स की न्यूज को इस प्रकार प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही इस सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी की प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर सेशन की समाप्ति के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने 19 फरवरी को इस पद की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक चर्चा भी बढ़ गई है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कैसे हुई नियुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की 3 दिवसीय चयन समिति ने यह फैसला लिया, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर असहमति पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबित याचिकाओं के फैसले पर नियुक्ति रोकने की मांग की थी। अब आइए जान लेते हैं कि क्या है नई चयन प्रक्रिया। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती थी, लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के तहत यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब इस नए कानून के तहत कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति 5 नामों की सूची तैयार करती है। यह सूची प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक कैबिनेट मंत्री वाली चयन समिति को भेजी जाती है। यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का अंतिम चयन करती है। अब यह भी जान लेते हैं कि यह प्रक्रिया क्यों बदली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए। अदालत ने चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन दिसंबर 2023 में नया कानून पास हुआ तो केंद्र सरकार ने सीजेआई को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। विपक्ष का कहना है कि इससे सरकार को मनमाफिक नियुक्ति करने की शक्ति मिल गई है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले से ही विचाराधीन है और न्यायालय ने कहा है कि इस नए कानून की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून को असंवैधानिक करार दे दिया तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भी निरस्त हो सकती है। ऐसे में निर्वाचन आयोग में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। फिलहाल उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक निर्धारित है और इस दौरान वे कई अहम चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख करेंगे, जिसमें 2024 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव तथा 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इस स्थिति में बदलाव संभव है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस कानून को बदला है या क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? ये तो आने वाला समय ही और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा। लंबे समय से न केवल सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का कारण बन चुके उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में अंततः मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। यह फैसला राज्य में जारी जातीय हिंसा और गहराते राजनीतिक संकट के बीच आया है। आइए भारत सरकार के इस कदम के पीछे कारणों और उसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन करते हैं। आप सभी को पता ही है कि मई 2023 से ही मणिपुर कई कारणों से जातीय हिंसा की चपेट में है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। सरकार की माने तो राज्य के प्रमुख मूल निवासी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा ने राज्य में तनावपूर्ण माहौल बना दिया है, जिस कारण राज्य में शासन का सुचारू संचालन असंभव हो गया है। इसी क्रम में बीते 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने में असमर्थता जताई। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक और सहयोगी दलों के 11 विधायक होने के बावजूद पार्टी नए मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं बना पाई है। मणिपुर व केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आशंका थी कि यदि मणिपुर का विधानसभा सत्र आगे बढ़ता है तो बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था।
आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जो केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है। विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ था और अगले सत्र को 6 महीने के भीतर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने तक राज्य में स्थिति सुधारने के लिए लगभग 3 साल शेष हैं। हालांकि राज्य में तत्काल चुनौती जातीय तनाव को कम करना और शांति बहाल करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार के संकट के निपटने के तरीके पर देश और दुनिया की नजर रहेगी, खासकर तब जब मणिपुर में ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा को लेकर वैश्विक स्तर पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आने वाले महीने इस बात के लिए निर्णायक होंगे कि सरकार का यह कदम स्थिरता ला पाता है या संकट को और गहरा करता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। वहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से इसे बाद में लागू कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को मंजूरी देनी होती है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में इसकी सीमा और अधिक हो सकती है। देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था साल 1951 में। इसे पंजाब में लगाया गया था, जिसे करीब 1 साल तक जारी रखा गया था। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को भारत के राज्य चिन्ह के दुरुपयोग और अनुचित चित्रण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते के बिना सिंह शीर्ष प्रतीक अधूरा है। यह निर्देश लोगों, संगठनों और विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रतीक के अनधिकृत उपयोग तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुचित चित्रण की रिपोर्टों के आधार पर जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के राज्य चिन्ह को, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव और विरासत का प्रतीक है, के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित एक पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कई सरकारी एजेंसियां और अनाधिकृत व्यक्ति स्टेशनरी, वाहनों, इमारतों और यहां तक कि वेबसाइटों पर भी प्रतीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्य द्वारा प्रतीक को अक्सर अधूरा दर्शाया जाता है, जिसमें आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते गायब होता है। यह भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अनुसार प्रतीक में सिंह शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य शामिल होना चाहिए। भारत का राज्य प्रतीक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ के शीर्ष का एक रूपांतर है। इसमें 4 सिंह चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं, लेकिन राज्य प्रतीक में केवल 3 सिंह दृश्य हैं। सिंहों के नीचे एक आधार है, जिसमें केंद्र में धर्मचक्र, दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक दौड़ता हुआ घोड़ा अंकित है। आधार के दोनों किनारों पर आधे आधे धर्मचक्र भी उत्कीर्ण हैं। प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। गृह मंत्रालय ने व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इस प्रतीक के अनाधिकृत उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। भारत के राज्य प्रतीक उपयोग का विनियमन नियम 2007 के अनुसार केवल अधिकृत संस्थाओं को ही इस प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति है। इसके अनाधिकृत उपयोग पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जिसमें दंड भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध सख्त कदम उठाएं। यह केवल कानूनी अनुपालन का विषय नहीं है, बल्कि भारत के इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतीक की गरिमा बनाए रखने का भी प्रश्न है। यह प्रतीक देश की संप्रभुता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है, इसलिए इसका दुरुपयोग इसकी महत्ता को क्षति पहुंचाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार देने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम CLNDA और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने की योजना की घोषणा की है। लेकिन भारत की परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए इसका क्या अर्थ है?
दरअसल नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम CLNDA और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने का सरकार का निर्णय भारत की परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करने के लिए लाया गया है। 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई इस घोषणा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों, विशेष रूप से अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना है, जिनकी परियोजनाएं कानूनी और दायित्व संबंधी मुद्दों के कारण 1 दशक से भी अधिक समय से रुकी हुई हैं। प्रस्तावित संशोधनों से अंततः 2 परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसाइड दे फ्रांस यानी EDF की 2009 के समझौते के तहत महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 EPR 1650 रिएक्टर बनाने की योजना। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी यानी WEC का 2012 के समझौते के तहत आंध्र प्रदेश के कोवाड्डा में 6 AP1000 रिएक्टर बनाने का प्रस्ताव। देखिए, संशोधन भारत को स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर यानी SMRs के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से किए गए हैं। यह नई पीढ़ी की परमाणु तकनीकी है जो वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से लोकप्रिय हो रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने 5 SMRs विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनका लक्ष्य 2033 तक इन्हें चालू करना है। हालांकि इस निर्णय तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। 2010 में लागू किया गया CLNDA विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। गौरतलब है कि भारत ने 2008 में अमेरिका और 2009 में फ्रांस के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे 1974 के पोखरण परीक्षणों के बाद दशकों तक चले परमाणु समझौता विवाद का अंत हुआ। हालांकि 2010 में लागू सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के कड़े दायित्व प्रावधानों ने अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाधाएं उत्पन्न कर दी। ये कानून भोपाल गैस त्रासदी और फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना से सबक लेते हुए तैयार किया गया था। इस बीच स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs जैसे छोटे, लचीले और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं वाले रिएक्टरों की लोकप्रियता बढ़ रही है, विशेष रूप से अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में। भारत द्वारा प्रस्तावित ये संशोधन न केवल अमेरिका और फ्रांस के साथ रणनीतिक परमाणु सहयोग को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य के भी अनुरूप हैं। हालांकि इन संशोधनों की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि बिना सुरक्षा और जवाबदेही से समझौता किए ये अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की चिंताओं का समाधान कैसे करते हैं। इसे तो सरकार को पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी हितधारकों से परामर्श करना होगा, ताकि उनका विश्वास और आत्मविश्वास बना रहे। वहीं फ्रांस और अमेरिका अपने परमाणु ऊर्जा निर्यात का विस्तार करने में इच्छुक हैं। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन आखिरकार भारत के असैन्य परमाणु समझौते की क्षमता को वास्तविक रूप देने में मदद कर सकते हैं, जिन पर लगभग 2 दशक पहले हस्ताक्षर किए गए थे। भोपाल जिला प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए BNS की धारा 163 और 223 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला इंदौर मॉडल से प्रेरित है, जहां पहले ही सख्त कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। इस निर्णय के अंतर्गत भीख मांगने या सहयोग करने पर 1 साल तक की जेल या 2,500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने कोलार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आश्रय गृह के रूप में नामित किया है, जहां बेघर लोगों को पुनर्वास सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस प्रतिबंध का कानूनी आधार क्या हो सकता है? सरकार बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए क्या कर रही है? और सबसे बड़ी बात कि क्या यह कदम भिक्षावृत्ति की समस्या का स्थायी समाधान बन सकता है? आइए जानते हैं। भोपाल के यातायात सिग्नलों, चौराहों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने की समस्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। अधिकारियों के अनुसार इस प्रतिबंध के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सड़क पर भीख मांगने से ट्रैफिक बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। विभिन्न रिपोर्टों में संगठित भिक्षावृत्ति गिरोहों की सक्रियता सामने आई है, जो इस प्रथा को अपराधों से जोड़ते हैं। इसके अलावा कई भिखारी नशे की लत और अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। प्रशासन का यह भी कहना है कि कई भिखारी दूसरे राज्यों से आते हैं, जिनमें से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। क्या है संवैधानिक प्रावधान? भारतीय संविधान सीधे तौर पर भीख मांगने पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं करता, लेकिन नागरिकों के मौलिक अधिकारों और राज्य के कर्तव्यों के तहत इसके जुड़े कई प्रावधान मौजूद हैं। जैसे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत यानी DPSP सरकार को नागरिकों के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य को गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए कहता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर सुधारने का कर्तव्य सरकार को गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी देता है। भारत सरकार ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM का उद्देश्य शहरी गरीबों को पुनर्वास और आश्रय गृहों की स्थापना करने के लिए सुनिश्चित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें जीवन यापन में सहायता मिलेगी। इन सब के अलावा स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस योजना विशेष रूप से भिखारियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही है, जिससे उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। सरकार का मकसद सिर्फ भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों को सही संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना भी है। पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं। तो अब आप बताइए, भोपाल में भिक्षावृत्ति खत्म करने की नई नीति को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला व्यावहारिक समाधान है या इसमें और सुधार की आवश्यकता है? हमें कमेंट करके बताइए। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 के अनुसार भारत के राज्य प्रतीक का कौन सा घटक अनिवार्य है? अशोक पिलर। देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारतीय झंडे की छवि, राष्ट्रीय पक्षी मोर की छवि। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गरिमा के साथ जीवन को जीने का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, शहरी बेघरों की समस्या से संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 21, 38 और 41 कैसे संबंधित हैं? इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर हमें भेजें। एक और प्रश्न है, भारत के राज्य प्रतीक के महत्व को समझाइए और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके दुरुपयोग को लेकर उठाई गई चिंताओं पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से कैसे रोका जा सकता है, यह भी बताइए। तो आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो विरद लाइव इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।